चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसमें हमारा चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। हैप्पी टीचर। थैंक यू। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये हम लोगों को हम लोग हमारा क्वेश्चन चल रहा है, बस सारा थ्योरी लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। आपके सामने मॉड्यूल है ही, अभी कोई दूसरा बच्चा नहीं है, तो हम लोग मॉड्यूल से सीधा मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, आप वहां से स्टार्ट कर लीजिए। लेवल 4 पे आइए, टेंजेंट नॉर्मल पे। एरर करके कुछ दिया हुआ है पार्ट, मतलब एरर कुछ एक फिर है से ना। बोलो, फिर से। एनसीईआरटी जो सर आर.एस. अग्रवाल, वो मतलब जो बोर्ड वाला बुक है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम लोग का जो मतलब बोर्ड वाला जो बुक है ना सर, उसमें कोई एरर करके भी एक पार्ट दिया हुआ है। हाँ तो वो बोर्ड में है, वो एरर आता है, डिफरेंशिएबिलिटी में एरर से क्वेश्चन आते हैं। जेई मेन में नहीं आता, वो आप खुद से कर लो, हो जाएगा। ओ ओके सर। और नहीं, वो खुद से कर हो सकता है, क्या दिक्कत है? नहीं होगा तो बताना, ठीक है? वो डेल्टा एक्स करके निकाल लेंगे, उसमें एरर बहुत आसान है, एक दो एग्जांपल देखोगे, ऑल विल बी क्लियर। ठीक है? ओके यस सर। तो अब तो मुझे शेयर करना पड़ेगा क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्या करो, ये रहा लेवल 4, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आपका जब क्लियर क्लियर विजिबिलिटी के लिए आप ऐसा कीजिए कि आप जहां तक आ रहे हैं वहीं तक कर लीजिए, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 2 3 6 7 8। हाँ सर ले लिया सर। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ सर ले लिया। ओके ग्रेट। रोल्स थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, पहला क्वेश्चन कीजिए। Equation has a positive root at x is equal to a alpha, and the equation this has a positive root, which is, सोचो क्या होगा? क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? a n x to power n, n ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। This is equal to 0, ये given है, and even is not equal to 0. n is greater than 2 has a positive root, x is equal to alpha। यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन मान लिया जाए तो अल्फा पुट करने पे ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अल्फा इसका रूट है, क्लियर है? अल्फा इज इट्स रूट। ओके, अब मुझे ये बताओ, इसका कोई दूसरा रूट आपको दिख रहा है? अगर आप x0 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, पुट करके देखो, राइट? सो हियर वी हैव 2 पॉइंट्स वेयर दिस function px is having same value equal to 0. So p0 is equal to p alpha is equal to 0, दोनों सेम है। तो हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ा है कि जब भी दो वैल्यू आपस में सेम होती है तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा वैल्यू जरूर होता है जिसपे f dash x 0 हो। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो इनके बीच में एक वैल्यू जरूर होगा जिसपे f डैश
x 0 हो। अच्छा, इसका f डैश x क्या है, ये देखिए, f डैश यानी कि p डैश कितना हो जाएगा, n इंटू a रेज टू a n x पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 a n माइनस 1 x n माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे चलते 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 इट इज a1, दिस इज p डैश x। तो ये जो पूरा फंक्शन है कॉल, ये px जो फंक्शन है वो अल्फा और जीरो पे सेम है, यानी अल्फा जीरो के बीच एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसपे p डैश x 0 होगा। यानी कि इसका रूट क्या होगा, ये एक अलग सा फंक्शन आ गया, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट कोई जीरो और अल्फा के बीच होगा। तो आंसर क्या है देखो, ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा से ज्यादा नहीं हो सकता वो ना, जीरो अल्फा से कम है, मेंशन है क्वेश्चन में देख लो। स्मॉलर देन अल्फा। हाँ, क्योंकि उसने बोल दिया है पॉजिटिव रूट अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा जीरो से बड़ा है, ये क्लियर हो गया। यानी कि अगर अल्फा जीरो से छोटा होता तो हम ऐसा सोचते कि ये जीरो है और ये अल्फा है, लेकिन अल्फा इज मोर देन जीरो, तो अल्फा इधर है जीरो इधर है, यानी कि वी हैव अ रूट ऑफ f dash x that is between 0 and alpha. This means the root for this function is, root for p dash x is less than alpha, इसका रूट अल्फा से कम होगा। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है रोल्स थ्योरम का, हो गया ये। सर ये अल्फा से कम क्यों हुआ सर, एक बार फिर बताइएगा। f dash x का रूट क्या होगा बताओ, रोल्स थ्योरम क्या कहता है बताओ, यही बताओ पहले, रोल्स थ्योरम क्या कहता है। सर दो मतलब इक्वल, अगर माने दो फंक्शन अगर इक्वल हुआ तो उसमें से अगर हम एक माने टैंजेंट अगर पास, मतलब उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा मतलब नहीं वैल्यू पता है तो हाँ सर। ठीक से नहीं बता पा रहे हो। रोल्स थ्योरम ये कहता है कि इफ देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx and it is equal at alpha and beta, there are 2 points in the domain where both functions are equal, यानी कि एक यहाँ पे एक ये लिया ऐसे लिया, तो यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे एक वैल्यू, दोनों सेम है, तो इन दोनों के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में, एक अल्फा से कंफ्यूज हो जाओगे आप, ए भी ले लो, स्टेटमेंट देखो आप रोल्स थ्योरम का, between a and b there must be a value, between a and b there must be a value for which f dash x is equal to 0, बस यही बोला जा रहा है। यानी कि ये fx यानी px कहाँ कहाँ सेम है, अल्फा पे और जीरो पे सेम है, यानी कि जीरो और अल्फा के बीच में एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जो इसके डेरिवेटिव को जीरो कर दे, जहां पे p डैश x 0 होगा, यानी कि इनके बीच में होगा, यानी अल्फा से कम होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। हाँ सर। ओके ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं तुमसे, क्वेश्चन नंबर 4 करके खुश हो जाओ थोड़ा, 4 तो नहीं आ रहा है वैसे सामने, 3 तक ही आ रहा था। ओके 3 तक ही आ रहा था, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, एलएमवीटी थ्योरम मैंने बताया था, आपको अगर याद नहीं है तो वापस देखो अपनी नोटबुक में, अपने जो भी सोर्सेज हैं वहां पे देखो एलएमवीटी क्या है, और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 6। The value of C for which this LMVT hold true. सर हो गया सर, ऑप्शन बी है ना। पता नहीं, देखो सबसे पहले यहाँ पे LMVT का मतलब होता है कि f डैश x
ये किस इंटरवल पे बात हो रही है, 1-3 में। तो ये एलएमबीटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई ग्राफ हो, ऐसा कुछ कोई भी दो वैल्यू के बीच ले लो, आप सपोज करो ये ए है ये बी है, तो ए एंड बी के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। हाँ तो एफ डैश एक्स इसके बराबर होता है कब, ए और बी के बीच में किसी एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स इसके बराबर होगा। सारा प्रूफ मैंने बता दिया था, तो सीधा एफ डैश एक्स लिखो एफ बी यानी कि लॉग 3 बेस ई माइनस लॉग 1 बेस ई बाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी लेनी है, मतलब इनके बीच में कोई ऐसा सी है, फिर यहाँ बी माइनस है यानी कि 2, तो हाँ एफ सी क्या हो जाएगा, लॉग 3/2 बेस हाँ ई। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पूछना, ये बताना है इसमें। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया log 3 बेस ई। अब ये हाफ जंप होकर इसके ऊपर चला जाएगा, तो log बेस ई √3 हो जाएगा। तो यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड रुको थोड़ा, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमें द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन ऑन द इंटरवल, किस सी के लिए ये होल्ड कर रहा है, किस सी के लिए होल्ड कर रहा है, कौन से सी के लिए होल्ड कर रहा है, किस सी पे ऐसा होगा। तो यहाँ तो एफ डैश एट सी हुआ ना ये, तो यहाँ पे सी क्या था, सी क्या था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी पे तो एफ सी की वैल्यू है, आपको सी बताना है कि सी क्या होगा, वैल्यू ऑफ सी फॉर विच दिस होल्ड्स फॉर द फंक्शन ऑन द इंटरवल। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो ये तो एफ डैश एक्स है आपने लिखा है, और एफ डैश एक्स का मतलब है 1/x। तो एफ डैश एक्स एट एनी पॉइंट सी क्या होगा, 1/c होगा, अग्री और नॉट। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, मतलब उसका वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/log√3 बेस ई। तो मतलब ये क्या उसका दिख रहा है आपको, log e√3, बेस में √3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, ये हाफ बाहर निकाल दो या कुछ भी कर दो, ये माइनस हाफ बाहर निकल सकता है यहाँ से, लेकिन यहाँ log 3, यहाँ पे log 3 बेस ई है, ये नहीं होगा, log e बेस 3, फिर ये 2, ये ए ऑप्शन होगा। देखो हाँ कैसे, ये log की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए सर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम लोग गलत हाँ कर देते हैं। तो c इज इक्वल टू, ये आया log e√3, तो यहाँ पे log e√3 के बदले हम लोग लिख देंगे 3 का पावर हाफ। अब हाँ ये हाफ क्या होता है, यहाँ डिवाइड होता है, आपको पता है ना, हाफ डिवाइड होता है, log e बेस 3, तो दिस बिकम्स 2 log e बेस 3। ये ऑप्शन सही है। सो ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बोलूंगा इसको, ठीक है। सर, ठीक है, मतलब आंसर भी वो लोग हाँ मार्क कर तो दे करके रखा था, मतलब बहुत लोग तो गलत मार्क करके आया होगा। एकदम एकदम एकदम, और फिर आगे सर पकड़ेगा, सबका रिएक्शन एक जैसा होगा, मतलब ऐसा 4-10 लोगों को बिठा दो एक रूम में, ठीक है, और फिर बोलो इसका आंसर सही से तुम क्वेश्चन आंसर बताओ, और फिर सबका रिएक्शन अब देखो, सबका रिएक्शन एकदम एक जैसा है एक मोमेंट पे। और अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब पे डालो। ओके, तो इसमें आपने फर्स्ट और सिक्स्थ कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग करके दिखाओ, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
बोलिए, हुआ नहीं? एक सेकंड। सर हो गया सर, y इज इक्वल टू 3 है सर। इसमें तो बस यही करना था ना सर, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हो तो फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते, फिर x का वैल्यू निकाल के y में पुट कर दी। हाँ, और लोग किसी का आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं फटाफट बताता हूँ इसको। ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू 0। इस लाइन से यही पता चलता है व्हेन समवन से कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट कोई लाइन है, उसका कोई स्लोप होगा, उसका कोई स्लोप का मतलब उसका y डैश होगा या f डैश x होगा, तो वो 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल जो भी होता है उसका f डैश x 0 होता है। अब यहाँ पे फंक्शन आपके पास है ये x प्लस 4 पाई x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है। और यहाँ +4 x पावर -2 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा? माइनस टू इंटू एक्स की पावर -3। -3 ऐसा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 1 इज इक्वल टू 8/x³। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2। जब हम x को 2 रखेंगे इसमें तो y कितना आ जाएगा? 2 + 1 यानी कि 3। द पॉइंट वी गेट इज 2, 3। और इस पे मेरे को टेंजेंट बताना है और स्लोप इज ऑलरेडी गिवन 0। तो y - y1, क्या कर रहा हूँ मैं ये फटाफट, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता रहा हूँ जिसमें एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है, पॉइंट और स्लोप गिवन है, एक पॉइंट और स्लोप गिवन है। y - y1 इज इक्वल टू m स्लोप x - x1। तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू 3। आंसर सिंपल 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 हो गया। ओके, अब आप हाँ सर। करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो, बड़ा बड़ा दिख रहा है।
चलिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 यस 2। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब जब x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया होता है, देन वी से दैट द इक्वेशन इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम कई बार डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कर चुके हैं। सर dx by dy का तो वैल्यू जो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो तो 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बाय थीटा cos थीटा आ रहा है। नहीं, tan थीटा है सीधा। यहीं पे आप गलती करते हो। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में तो बड़े अच्छे से कर लेते हो और यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। वी नीड dy by dx, तभी तो हमें स्लोप मिलेगा। किसी भी यहाँ पे लगभग इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में dy by dx तो चाहिए ही तुम्हें। सर dy by नहीं सर, मैं dx by dy बोला। हाँ हो सकता है। कितना आया dx by dy? सर 2 by थीटा नहीं, उतना लंबा नहीं आ रहा। ठीक करो, तो छोड़ो इसको, मैं कर रहा हूँ अभी। dy by dx क्या हो जाएगा? dy by d थीटा dx by d थीटा, यही होता है, हमने किया था। तो dy by d थीटा कीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए a कांस्टेंट है, बाहर रह गया, अंदर क्या हो रहा है? sin थीटा बन गया cos थीटा डिफरेंशिएशन के बाद, और थीटा cos थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ये क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। ये कंप्लीट हो गया। और नीचे देखिए, a बाहर है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा, थीटा cos थीटा के थीटा थीटा किया, sin थीटा का cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू थीटा का 1। तो ये कंप्लीट हो गया। dy by dx हाजिर है, a से a कैंसल, cos थीटा माइनस cos थीटा गया, माइनस sin थीटा और sin थीटा दोनों कैंसिल हो गया। तो ऊपर दिख रहा है आपको थीटा sin थीटा और नीचे दिख रहा है थीटा cos थीटा। तो आंसर इज tan थीटा। यानी कि dy by dx जो हम चले थे लेके, वो कितना आ गया? tan थीटा आ गया। यहां तक आप सही नहीं कर पा रहे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको आराम से डिफरेंशिएशन चैप्टर में बड़े मजे से इससे भी बड़े बड़े चीजों को कर लेते थे। थोड़ा केयरफुल रहना है। हाँ सर मैं वो cos थीटा वो काटना भूल गया था, इसीलिए वो कटा, मतलब वैसा आ गया लंबा सा। वो काटा नहीं तो ऐड कर दिया। हाँ सर ऐड कर दिया था सर, 2 cos थीटा लिख वही दिया। प्लस माइनस का प्रॉब्लम। हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। अब इससे ये बोला जा रहा है कि हमें नॉर्मल टू द कर्व, तो पहले तो ये टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy by dx। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? वो होगा जिसको स्लोप ऑफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई करने में -1 आ जाए, यानी -1 by tan थीटा। तो वी गेट स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, dx by d थीटा करते, dy by d थीटा करते, तो dx by dy निकाल लेते, तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता, फिर उसे माइनस लगा देते। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस cot थीटा। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि ये क्या इज सच दैट इट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सो ऑन, यानी कि हमें अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। सिर्फ स्लोप से आप नहीं बता सकते कि वो लाइन यानी नॉर्मल यानी एक लाइन वो ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, ये आप सिर्फ स्लोप से थोड़ी बता सकते हो। स्लोप से बताने वाला आंसर बी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि बी इट मेक्स एंगल π/2 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप cot थीटा है। कोई भी लाइन का स्लोप कितना है? cot थीटा है, यानी कि इसका m की वैल्यू cot थीटा है। अच्छा, तो आप क्या बता सकते हो कि ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा? -1 by tan थीटा है। अगर tan थीटा के टर्म में इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे बोलो? tan π/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? cot थीटा, ये माइनस cot थीटा या प्लस cot थीटा? cot थीटा माइनस। यानी कि ठीक लग रहा है? हाँ सर। इट मेक्स एन एंगल π/2 प्लस थीटा। ये माइनस ही आएगा ना यार, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस माइनस प्लस आया था यहाँ पे,
तो हाँ सर। थीटा साइन थीटा और यहाँ पे थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ये साइन थीटा कैंसिल हुआ था। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कॉट थीटा बिल्कुल ठीक है, और कॉट नहीं एक सेकंड, एक सेकंड रुको, tan पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और tan पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। तो यानी कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ऐसे कोई भी लाइन ऐसे जा रहा होगा, ये इसका स्लोप पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यानी कि आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इट मेक्स एन एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये तो हो गया ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान से हो गया, मुझे तो लगा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सर इसमें तो दो आंसर दे करके रखा है, एक ऑप्शन डी भी दिया। आपने इक्वेशन बना लिया? सर नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन दो दे करके रखा है, बी एंड डी दोनों। अच्छा, आपके सॉल्यूशन में मतलब आंसर में दो दे रखा है, तो वही हाँ ना, सर। यहाँ पे आप बी देख के तो तुरंत टिक कर दोगे, तो अब डी पे बारी आ रही है। इसलिए मैं सरप्राइज हो रहा था कि इसमें वो ऑप्शन तो है ही, लेकिन ये ऑप्शन तो सामने दिख रहा है, तो ये तो हो ही गया कि ये एंगल, ये ऑप्शन बी तो सही है। अब इसका जो बाकी के जो ऑप्शन है, सपोज करो एमसीक्यू है, एरर है, इसमें सिंगल चॉइस करेक्ट नहीं है, वैसे सिंगल चॉइस वाला आंसर है, लेकिन उसने गलत कर दिया है। तो इट पासेस थ्रू ओरिजिन, और जो कुछ भी है उसके लिए यू नीड टू गेट द लाइन, यू नीड टू गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको इसका इक्वेशन चाहिए होगा आप, ठीक है। तो इक्वेशन कहाँ पे चाहिए, पॉइंट तो चाहिए ना आपको। द नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट थीटा, एट एनी पॉइंट थीटा, राइट, किसी भी पॉइंट पे। तो वो किसी भी पॉइंट की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, y माइनस y1। y1 का मतलब यही ले लो आप, a साइन थीटा, क्योंकि वो किसी भी थीटा की बात कर रहा है। हम लोग क्या इक्वेशन बता रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज नोन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x, y। स्लोप कितना है, माइनस कॉट थीटा, x माइनस x1 a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। चौथा ऑप्शन हटा देता तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता, मेन के लायक फटाफट। तो यहाँ पे है a साइन थीटा और a थीटा कॉस थीटा, a थीटा साइन थीटा, a कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा अंदर जाता है तो देखो क्या चेंज होता है, माइनस एक्स कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस बाई साइन आ रहा है ना, इसमें कॉस बाई साइन आ रहा है, तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करके कुछ और हो जाएगा ये। चलो लिख देते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये थीटा और साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। मैं इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा था कि ये कट जाए, थीटा कॉस थीटा यहाँ पे, और यहाँ भी थीटा कॉस थीटा आ रहा है, दोनों सेम साइन के साथ है, देख लो, माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ प्लस रह गया, थीटा कॉस थीटा है, और यहाँ भी थीटा कॉस थीटा है, और ए तो सब में है ही ना, ए तो है ही, तो ये थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब बच रहा है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा कहीं दिख रहा है आपको, ये कॉस बाई साइन है, ए साइन थीटा नहीं दिख रहा। चलो फिर देखते हैं, y माइनस ए साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो चुका, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या बना सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद x कॉस थीटा लेफ्ट साइड में आ जाएगा और a साइन स्क्वायर थीटा राइट में जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है तो ये बनेगा y, हाँ थीटा तो खाली लिख देंगे ना उधर, ये हो गया x कॉस थीटा, इस तरफ आ गया x
cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस a sin स्क्वायर थीटा। ए, हाँ वो a हो गया, इसको आप अंदर ही अंदर a समझो। तो हमारा जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। और ऐसा इक्वेशन आपने जिंदगी में पहले भी देखा है? बताओ, याद आ रहा है कुछ? ऑप्शन देख के कुछ याद आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन देख के कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ ये सर, ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ये वाला लाइन। ये जो थीटा है ये वाला एंगल होता है, और जो लाइन है ये हमने इसका इक्वेशन लिखा है। कोई भी लाइन जो ए डिस्टेंस ओरिजिन से हो, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो, और जो लाइन ज्वाइनिंग दिस the point on the line and the origin makes angle theta with x axis, ऐसा सिचुएशन में ये इक्वेशन बनता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ओरिजिन के, ठीक है? इट इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। आप बोलोगे सर यहाँ तो डिस्टेंस बदल गया, फिर ये डिस्टेंस तो अलग है ना? सर फिर थीटा भी तो बदल गया ना। तो उसमें उसने ये थोड़ी बोला है, इसने बोला है कि इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। द लाइन नॉर्मल इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझा जाता है, ठीक है? तो आप डिस्टेंस पे आप फोकस नहीं करेंगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही समझा जाता है, ठीक है? ओके यार, फिर तो कोई भी लाइन कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही होगा। जैसे ये लाइन है और यहाँ पे ऐसे हमने डाला हुआ है, तो सर ये भी कौन तो ये भी तो परपेंडिकुलर मतलब तो ये हम भी लोग ये तो ये मतलब भी तो शॉर्ट। कांस्टेंट डिस्टेंस पे हुआ। कौन सा लाइन कांस्टेंट डिस्टेंस पे नहीं है ओरिजिन से? सारे लाइन है। तो ये तो बिना देखे ही बोल देना चाहिए कांस्टेंट डिस्टेंस तो सब होगा, नहीं? सिर्फ ये बोल रहा है कि इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल फॉर्म एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई भी यार लाइन तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है। हम इसमें ये बोल सकते हैं, कुछ और बोले तो बेहतर हो। क्या छोड़िए, ऑप्शन इसमें बी डी गिवन है, बी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो बी पे टिक कर दो। नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है इसके ऊपर, ये करें, नोट कर लीजिए। एक बार फिर बोलिए सर, आपको वॉइस थोड़ा कट गया। मैंने अभी कुछ नहीं बोला, नोट करने को बोला है। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्राई कीजिए सब लोग। 3 को पढ़ो क्या कह रहा है, डायग्राम वगैरह बना लो, फिर बताता हूँ।
करते हैं spherical iron ball, 10 सेंटीमीटर इन रेडियस, आयरन बॉल है ये। is coated with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसके ऊपर आइस लगा दिया गया ऐसे, आइस 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 का लेयर लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह। और इसका थिकनेस कितना है कुछ नहीं बोला गया है। आइस कितना थिक है बोला गया है क्या? देखो नहीं बोला गया है। तो आप हेलो, हाँ सर, हाँ, तो आइस का थिकनेस नहीं बोला गया है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं। आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर बोला गया है। ना 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 ना, जब कोटिंग की गई थी तब 5 सेंटीमीटर नहीं थी। उसने साफ साफ लिखा व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5, जब 5 हो तब, यानी उसके पहले हो सकता है थिकनेस 6 भी हुआ होगा, 8 भी हुआ होगा, और इसके बाद थिकनेस 4 भी हो सकता है, क्योंकि इट इज मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, तो थिकनेस कम हो सकता है, और हो सकता है इस टाइम के पहले थिकनेस ज्यादा भी होगा। जो भी थिकनेस है, मैंने इस थिकनेस को मान लिया है R0। ये जो डिस्टेंस है OM, इसको मैंने मान लिया है R0। मान सकते हैं या R मान लीजिए, क्योंकि यही वेरी कर रहा है। वेरी क्या करेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे क्वेश्चन में। ओके, वो क्या बोल रहा है, थिकनेस किस रेट से मेल्ट कर रहा है। थिकनेस का मतलब व्हाट इज इट, ये क्या है, हाँ ये रिंग है, मतलब स्फीयर के चारों तरफ का जो वॉल्यूम है वो है। तो वॉल्यूम अराउंड ए स्फीयर। आइस का वॉल्यूम कितना है, आइस का वॉल्यूम होगा बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, बड़े स्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। इसको R0 बोला मैंने, जो 10 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड है। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R क्यूब। छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई R0 क्यूब। यही है वॉल्यूम ऑफ आइस। मेल्ट क्या हो रहा है, वही वॉल्यूम मेल्ट हो रहा है। किस रेट से हो रहा है, गिवन है, और यहाँ पे जो रेट है वो भी आपको यूनिट गिवन है कि सेंटीमीटर क्यूब करके। इससे भी आइडिया आता है कि हमें वॉल्यूम लेना है। वैसे ये आइडिया लेना बहुत ही आसान है, वॉल्यूम लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ आइस VI किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसके रेट की बात हो रही है, तो हम dBi की बात करेंगे, dBi/dr। dBi/dr ठीक लग रहा है आपको? हाँ नहीं, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे dB/dt होगा टाइम के साथ। उसने लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सब कुछ आपके सामने है। तो फिर dr क्यों लगाओगे, इधर r था इसलिए नहीं, ये r का फंक्शन है, आई एम अग्री विद इट, बट जो गिवन है वो तो ये गिवन है। चलिए ठीक है, तो यहां से आप आगे बढ़िए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो क्या हो गया, ये 4/3 पाई इंटू ये r जो है, ये OM जो है, ये हमेशा r ही रहेगा क्या? थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा। थिकनेस कम होते होते बाद में सिर्फ मेटल प्लेट पे रहेगा, मतलब मेटल रहेगा वो स्फीयर। 4/3 पाई R क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3r², और फिर dr/dt। बोलिए ठीक है। एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, 4/3 पाई R0 क्यूब। R0 इज कांस्टेंट 10 सेंटीमीटर, ये 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? जो क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जा रहे हैं। dBi/dt इज गिवन 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। दिस इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो ये dBi/dt है,
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से वो पिघल रहा है, ये मेंटेन है, लेकिन ये किस किस पे डिपेंडेंट है, आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि ये कांस्टेंट रह रहा है। हमें डी आर बाई डी टी चाहिए, आर बदल रहा है या नहीं बदल रहा है ये बताओ, आर टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो डी आर बाई डी टी भी ऑब्वियसली चेंज होगा। तो डी आर बाई डी टी आपको किस आर 5 था या 4 था या 2 था, कब की बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो ये बदल रहा है आर, तो डेफिनेटली ये भी बदलेगा, ये आर कम हो रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, रेडियस कम होता जाएगा, डी आर बाई डी टी बढ़ता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसीलिए डी आर बाई डी टी आपको एक मोमेंट पे निकालना पड़ेगा। आप डी आर बाई डी टी नहीं, वो इतना डी आर बाई डी टी निकालो, भाई कब निकाले, जब रेडियस, जब ये थिकनेस 5 था, हो सकता है थिकनेस पहले 15 रहा हो, जब ये थिकनेस 5 है, जब ये थिकनेस 5 है उस मोमेंट पे आपको निकालना है, ये 5 है 5, तब निकालना है। यानी कि वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ आर 5 हेयर, तो आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट मत करो, आपको अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, यहां से यू कैन गेट, यहां से यू कैन गेट डी आर बाई डी टी। ये 5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 2 2 जा 4, नाउ दिस इज 6 पाई 6 पाई 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो गया ये, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, सर वहां पे 5 स्क्वायर नहीं होगा सर, वहां पर तो 10 प्लस एक्स माने 10 प्लस 5 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि हाँ आर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये रेडियस लेना ना आर, तो यहाँ पे थिकनेस 5 है तो हमें टोटल ये 10 प्लस 5 लेना होगा, सो दिस इज 15 स्क्वायर, तो माने 1/18 एट द एंड आएगा। ठीक है, तो ये है 15 इंटू 15। अब इसको आप अच्छे से काटिए, कटपुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। 4/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल सही है, और यहाँ पे 50 है, तो 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 2 2 जा 4, आप अच्छे से काट लीजिएगा। तो 339 इंटू 2 18, so this is 1/18 pi, this is equal to dr by dt, जो हमें चाहिए था। ज्यादा मुश्किल था क्या, बस यही आपको समझना है कि किस मोमेंट पे वो बात कर रहा है। ये कांस्टेंट है लेकिन ये दोनों वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और दिस इज वाई डी आर बाई डी टी वेरिएबल होगा। कभी वो डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट दे देंगे, बोलेंगे कि इस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रहा है, कुछ उनकी मर्जी है। कभी डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट देंगे, ये वेरिएबल हो जाएगा, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है क्या आप लोगों को? सर मेरा तो बुक है सर, उसमें तो है। हर्षिता आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? नहीं सर। वहां तक तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया था तो 8 भी आ जाएगा, ऑप्शन नहीं आ रहा होगा बस। सर पिक्चर थोड़ा हेजी हो गया है, आप वापस दिखा दीजिए। हाँ सर, हो गया सर। इस पे वर्क कीजिए अभी। हाँ सर।
क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, डेटा को देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको सिचुएशन समझना है और सिचुएशन को पहले आप डायग्रामेटिकली क्लियर कर लीजिए माइंड में कि हो क्या रहा है। उसके बाद डेटा एज यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, डेटा यूज करते जाइए। पहले ही डेटा देख के परेशान हो जाओगे तो नहीं होगा। चलिए बताया जाए, बहुत करना है अभी काम। देखिए, स्फेरिकल बलून इज फिल्ड विथ 4500 पाई क्यूबिक मीटर्स ऑफ हीलियम गैस। लीक है उसमें, यानी इस रेट से वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इस रेट से वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या गिवन है, चलो मैं पहले सिचुएशन समझाता हूँ। ये बलून है, गैस से फिल्ड है, इसमें कहीं लीक है, हल्का सा छेद है, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है इसका वॉल्यूम। कुछ देर के बाद वॉल्यूम ये हो जाएगा, कुछ देर के बाद और छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें बताना है रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून डिक्रीजेस। किस रेट से इसका डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अब बोलोगे सर 49 मिनट क्यों लिखा हुआ है। अभी सपोज ये रेट यहाँ पे था, यहाँ पे किसी रेट से इसका रेडियस डिक्रीज हो रहा होगा, फिर यहाँ पे ये बलून इतना छोटा हो गया होगा, तो यहाँ पे भी किसी रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, फिर यहाँ पे भी किसी रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन आपको वो वाला रेट बताना है जब 49 मिनट हो गया हो ये प्रोसेस के। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है किस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो हम 49 मिनट को लेके आएंगे कि उस टाइम के बाद ये उस टाइम के उस मोमेंट को पूछ रहा है dr/dt। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि dr/dt किसी के बच्चे के मन में होगा ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, या होगा, या पिछले क्वेश्चन में dr/dt कांस्टेंट था, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देख के क्लियर हो रहा है कि 40 वो मोमेंट बता रहा है, 49 मिनट के बाद dr/dt बताइए। आपको dr/dt बताना है, ये बात समझ में आई। तो हम सारा डेटा को भूल के हम सीधा लिखेंगे वॉल्यूम का, बलून का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत क्लियर बात है, ठीक है। dv/dt यानी किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है, दिस इज गिवन। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई और dr/dt यानी कि 3r², और फिर से dr/dt। आपको यही वाला वैल्यू चाहिए। अब देखो इस वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए, बस मैंने कोई डेटा नहीं देखा, इस वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए। 4/3 पाई इज ऑलरेडी देयर, 3 यहाँ पे, r² चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि किस r पे वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इस रेडियस पे, किस रेडियस पे आपको dr/dt निकालना है, ये पता है क्या। 49 मिनट गिवन है, किस रेट से वो डिक्रीज कर रहा है वो रेट गिवन है, लेकिन r कहाँ गिवन है। यानी आपको r चाहिए होगा dr/dt फाइंड करने के लिए। dy/dt तो हमें पता है गिवन है, किस रेट से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ये हमें गिवन है। सर 15 dv/dt कितना गिवन है देखते हैं एक बार वो, हाँ सर रेडियस हाँ 15 72 पाई क्यूबिक मीटर्स है यहाँ पे। यानी कि dv/dt गिवन है 72 पाई, और ये 4/3 पाई, और ये इंटू 3r²। अब आपको सिर्फ एक वेरिएबल नहीं गिवन है, dr/r, बस जैसे ही आपको r मिलेगा आप dr/dt बता सकते हो। मतलब रेडियस इनिशियली तो 15 होगा। इनिशियली वो नहीं बोल रहा ना, यही हाँ तो सर, सीखना है आपको। उसको वही देखना है ना, मतलब 15 माइनस क्या करे। हाँ 15 माइनस क्या करे, इनिशियली 15 है, फिल्ड विद इतना वॉल्यूम से आपने वो रेडियस निकाल लिया होगा। ठीक है, हाँ सर। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ से रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, दिस इज गिवन। ठीक है, हमें ये वाला रेडियस चाहिए, ये वेरिएबल रेडियस चाहिए जब ये बलून छोटा हो गया है,
सपोज करो ये है 49 मिनट मोमेंट पे, ये हमारा बलून है 49 मिनट पे, ठीक है। तो हमें ये वाला रेडियस चाहिए, ये वाला रेडियस। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये बलून में, जब इस बलून की हम बात कर रहे हैं, इस बलून का वॉल्यूम हमें पता अगर हो जाएगा तो इस बलून का रेडियस पता हो जाएगा और हम वहां पे आर पुट कर देंगे और डी आर बाई डी टी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान है कि नहीं? हाँ सर। मुझे इस मोमेंट पे डी आर बाई डी टी चाहिए, चाहे किसी मोमेंट पे डी आर बाई डी टी के लिए उस मोमेंट का, उस समय का रेडियस चाहिए होगा, बलून का रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। तो उस समय का रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ आइए बलून पे, तो ये बलून पे है, ये रेडियस चाहिए, ये रेडियस चाहिए, इस रेडियस को फाइंड करना है। अच्छा, वो बोल रहा है कि 49 मिनट के बाद ये वाला रेडियस होगा। पहले वॉल्यूम है 4500 पाई, 49 मिनट में कितना गैस लीक होगा, क्या ये बता सकते हो आप? 49 मिनट में कितना गैस लीक होगा? 72 into 49। वेरी गुड, क्योंकि वो रेट गिवन है कि 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट की स्पीड से वो गैस लीक हो रहा है। dB by dt गिवन है, dB by dt इज गिवन 72 पाई, जो हमने यहाँ लिखा भी है। और आफ्टर 49 मिनट कितना गैस लीक हो चुका होगा? इन 49 मिनट्स गैस लीक, अमाउंट ऑफ गैस लीक, ठीक है। इन 49 मिनट्स अमाउंट ऑफ गैस लीक, तो कितना बोलोगे आप? 72 पाई इंटू, ठीक है। तो जो बाकी बचा हुआ गैस है वही तो वॉल्यूम होगा ना उसका, बलून का, और क्या होगा? सो आफ्टर 49 मिनट्स the gas, the helium gas in the balloon, the amount of helium gas in balloon after 49 minutes, तो कितना होगा? द फाइनल इनिशियल वॉल्यूम जो था उसमें से अभी जो 72 इंटू 49 पाई, इसको माइनस करोगे, करो माइनस, देखो कितना आ रहा है। सर एक सेकंड। You can see here that इस 72 में बहुत कुछ है, 3 है, 15 नहीं है, 3 है। कॉमन निकालना चाहता हूं मैं, तो पाई तो पहले कॉमन आ जाएगा आसानी से। फिर 4500 में 72 में 4 भी है, वो भी निकाल लो बाहर। और क्या है? 89 भी है। सर 972 है। 977 नहीं 72 भी नहीं, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? यहाँ पे आप 72 में आपने 36 निकाल लिया, 2 रह गया। अच्छा 7 इसमें है क्या 4500 में? नहीं है ना, 7 कहाँ है इसमें? तो 49 से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन 72 पूरा ले सकते हो मेरे ख्याल से। 972 पाई आएगा सिंपलीफाई करके। अच्छा अच्छा, तो ये सपोज मैंने यहाँ से 2 इंटू 9 18 4 जा 72, ये पाई निकाला। तो यहाँ पे 72 से इसको डिवाइड करोगे, नॉट अ गुड आइडिया। 9 से डिवाइड किया 500 आया, तो शायद इसमें 2 नहीं निकलेगा। 9 से डिवाइड किया तो 500 आया, फिर 4 से, रुको 4 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 25 आया, यानी कि ये हो गया 125। 9 इंटू 4, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 500, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है, राइट। अब यहाँ पे 49 रहेगा और 36 ले चुके हो, तो 2 इंटू 49 पाई।
आपको जैसे निकालना है निकालो। तो ये है 36 पाई इंटू 49 इंटू 2 98, 98 इसमें से माइनस करोगे तो 27 आएगा। तो यही तुम्हारा वॉल्यूम बचा हुआ है, ये वॉल्यूम बचा हुआ है। यानी कि अब सब चीजें भूल जाओ, ये जो बड़ा बड़ा था हमारा बलून वो अब छोटा हो गया है। और इसी मोमेंट पे बात की जा रही है जब इसका वॉल्यूम इतना है। तो इस वॉल्यूम पे वॉल्यूम ला निकाल लिया, तो अब क्या करें हम, हमें तो रेडियस चाहिए। अच्छा वॉल्यूम पता है, मतलब रेडियस हाथ में है, ऐसा समझो। तो वॉल्यूम इसका कितना है 36 इंटू 27 पाई, और ये किसके बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। इस समय आर जो भी वेरिएबल ले लो, चलो आर एट दैट मोमेंट। तो ये 4 9 जा 36, पाई से पाई कैंसल, 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 इंटू 9, तो ये 27 इंटू 27 आ रहा है। 27 इंटू 27 दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। तो 27 का स्क्वायर आ रहा है, 27 इटसेल्फ 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, और ये भी 3 का क्यूब है, और ये आर का क्यूब है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3 इंटू 3, यानी कि उस मोमेंट पे रेडियस 9 है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 72 पाई 4/3 यहीं पे बात खत्म हो रही थी। इसके बाद हमने ये सब कुछ किया जो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। वो बोल रहा है गैस लीक कर रहा है, गैस लीक करने के बाद बलून छोटा होगा, बलून छोटा होगा, तो उस मोमेंट पे उसका रेडियस क्या होगा, यही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो रेडियस आपको अब मिल गया, 9 है यहाँ पे। 9 को यहाँ पुट करो और आंसर बताओ। यहाँ 9 पुट करो, आंसर बताओ, इसके बाद मुझे नहीं करना चाहिए। इसका क्या पुट R9 एंड गेट द आंसर, दोनों तरफ कट वट कीजिए और बताइए आंसर। सर 2/9। 2/9? हाँ सर। अच्छा इसमें है, ओके। ये पूछ रहा है इफ द लीक देन द रेट एट विच द रेडियस, हाँ रेट पूछ रहा है 2/9 है, ठीक है। वो यूनिट यूनिट भी लिख देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा तो ठीक ही है। हाँ लेकिन उसने लिख दिया इन मीटर्स पर मिनट। तो क्वेश्चन अपने आप में एकदम परफेक्ट से परफेक्शन के साथ वो क्वेश्चन देता है। चलिए सबको समझ में आ गया, जिसको दिक्कत है प्लीज प्लीज हाँ बताइए। सर। हाँ सर। चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके पास स्क्रीनशॉट जितना था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी का भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, डीवाई बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर का भी क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। अब थोड़ा और अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 32 देखना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ, विच इज 31 32 33, तीनों ले लो। हाँ सर ले लिया। 32 ट्राई करेंगे सबसे पहले।
स्टार्ट करते हैं. द टेंजेंट एट द पॉइंट P विद पैरामीटर T ऑन द कर्व. सो कर्व इज गिवन. कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे थीटा के फॉर्म में गिवन था, वैसे टी के फॉर्म में कर्व गिवन है. आप इसको डरने की जरूरत नहीं है. एक्स और वाई गिवन है, कर्व गिवन है. यानी ऐसा कोई कर्व होगा और टेंजेंट पी पे लिया गया है, मतलब कोई कर्व है ऐसा. ठीक है, ये पॉइंट पी है, कहीं भी ले लो पॉइंट पी, यहां ले लो पॉइंट पी. इस पे टेंजेंट लिया गया है जो कर्व को वापस मिलता है कहीं पे क्यू पे. ठीक है, तो हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू. क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, जबकि पी का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है क्या है, 4t स्क्वायर प्लस 3. पी का जो कोऑर्डिनेट है ये है 4t स्क्वायर प्लस 3 एंड 8t क्यूब माइनस 1. t बिलोंग्स टू r. सर स्लोप तो 3t है. कुछ नहीं दिया है, बस ये गिवन है. ये इस पॉइंट से पास करता है कोई भी कर्व. ये कर्व गिवन है, ये पॉइंट पी पे टेंजेंट कोई, हम इस पे जो टेंजेंट होगा वो कर्व को दोबारा क्यू पे मिलता है. डायग्राम आप कैसे ही बना सकते हो, बस आपको ये दिखाना है कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट उसी कर्व को दोबारा क्यू पे मिलता है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पर्टिकुलर पी में हमने T1 पैरामीटर लिया. ये तो पूरे कर्व का ही क्वेश्चन है ना, तो पी पे मान लो T1 लिया हमने, तो क्यू पे मान लो T2 हो जाएगा. 4t2 स्क्वायर प्लस 3 8t2 क्यूब माइनस 1. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि हम जैसे बात करते हैं कि y इक्वल टू fx, तो हम कभी कोई वैल्यू लेना था x1 y1 ले लेते हैं, या हम थीटा के टर्म में बात करते हैं थीटा 1 ले लेते हैं, कभी थीटा 2 ले लेते हैं. अगर 2 पॉइंट लेना हो तो यहाँ पे 2 पॉइंट लेना तो T1 T2 लेना होगा, ले लिया. अब बात करते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P. बोलो, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, dy बाई dx तो निकालना ही पड़ेगा. हाँ सर, क्योंकि ये x है गिवन, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 8t क्यूब माइनस 1, ये गिवन है. तो dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dt एंड dx बाई dt ऐसे करके आप वो निकाल सकते हो. तो dy बाई dt कितना है देख लो, 24t स्क्वायर, और dx बाई dt कितना है 8t. बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, 8t, तो ये हो गया 3t. हाँ सर 3t. तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे निकालना था, तो पॉइंट P पे ये क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, 3t1. हाँ सर. बोलो, स्लोप तो टेंजेंट का हर जगह पे सेम होगा ना. हर जगह पे 3t होगा, लेकिन हम T1 पे निकालेंगे तो 3t1, T2 पे निकालेंगे 3t2, T5 पे निकालेंगे आप समझ नहीं रहे. जैसे स्लोप आता है 2x, तो 5 पे क्या होगा 2 इंटू 5, 7 पे क्या होगा 2 इंटू 7. ये हो रहा है, हर जगह तो 2x ही है. हाँ सर. Okay, slope of tangent at point P, we got this. Slope of the line PQ, can one get this? Anyone can get this. We have point Q and we have point P. The slope of line PQ is y2 minus y1 by x2 minus x1. बोलिए, agree or not? y2 minus y1 by x2 minus x1, यही होगा. 4 2 जा 8, दिस इज 2, और t2 minus t1 ऊपर नीचे दोनों है, t2 minus t1 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रह जाएगा t1 plus t2, और ऊपर t2 स्क्वायर प्लस t1 plus t1 t2. बोलिए यहां तक ठीक है सब, यही है स्लोप ऑफ PQ t1 t2 के टर्म में. बट ये किसके बराबर है, 3t1 के बराबर. तो कैन वी इक्वेट दिस टू 3t1? यस ऑफ कोर्स वी कैन. अब आगे क्या करना है, इसको सॉल्व. वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ये t2 प्लस t1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स t1 इंटू t2 प्लस t1, दिस इज इक्वल टू 2t2 स्क्वायर प्लस
T1 स्क्वायर प्लस T1 T2, यहाँ पे है 3T1 T2, यहाँ पे है 2T1 T2। तो अगर हम इस तरफ सब कुछ करना चाहें तो T1 T2 का तो पता है, 2T2 स्क्वायर 3T1 स्क्वायर 2T1 स्क्वायर, तो ये 3T1 स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 2T2 स्क्वायर लिख लीजिए, फिर 2T1 स्क्वायर माइनस 3T1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, एंड देन 3T1 T2 2T1 T2 यानी माइनस T1 T2, this is equal to 0. So we have this quadratic equation 2T2 square minus T1 T2 minus T1 square। T1 तो हमें पता है, पॉइंट P हमें Q चाहिए और Q पे T2 है, तो T2 अगर T1 के टर्म में मिल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से आप T2 फाइंड कीजिए, ये T2 फाइंड कीजिए। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बताओ क्या होगा T2। यहाँ पे -2 है तो 2 - 1 कर देंगे, 2T2 स्क्वायर माइनस 2T1 T2 प्लस T1 T2 माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक ठीक लग रहा है, माइनस T1 T2 और फिर ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2T1 T2 स्क्वायर। ये है सर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते सब में। हाँ नहीं फिर तो नहीं है। चंपक आगे कर दे। अब यहाँ पे कॉमन निकालो, 2T2 T2 माइनस T1 प्लस T1 T2 माइनस T1 दिस इज इक्वल टू 0। यहां से एक बार आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 और एक बार आ जाएगा T2 इज इक्वल टू माइनस हाफ T1। बोलो ठीक है। हाँ सर। यानी कि T2 को अगर T1 के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे T2 को T1 के टर्म में 4 इंटू माइनस T1/2 का स्क्वायर प्लस 3 एंड 8 माइनस T1/2 का क्यूब माइनस 1, यही लिखोगे। तो क्या फाइनली ये T2 किस में चेंज हो जाएगा, T1 के टर्म में क्या लिख देंगे, ये हो गया T1 स्क्वायर प्लस 3, ठीक, फिर यहाँ पे T1 क्यूब माइनस 1, तो ये भी T1 था, अब दूसरा पॉइंट भी T1 के टर्म में आ गया, तो यही तुम्हारा आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन सी है। नोट कर लीजिए सारा, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है कि यहाँ पे पॉइंट है तो dy/dx निकालना पड़ेगा, dy/dx निकाला, हमारा 3t आ गया। अब ये दोबारा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस कर्व को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही, तो वो स्लोप ऑफ PQ निकाल दिया। इसके बाद यहाँ तक अब बड़ी आसानी से पहुंच गया, इसके बाद बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत नया मिल गया है आपको, सिंपल है। आप बोलोगे सर आपने बड़ी आसानी से ना T2 को वेरिएबल बना दिया और T1 को नहीं बनाया, हम तो दोनों कांस्टेंट लेके चल रहे थे। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बना तो कोई बच्चा ये भी सोच सकता था ये क्वाड्रेटिक T2 में ही क्यों ले लिया आपने, T1 में क्यों नहीं लिया, ये बात। T1 पता था हमें, T2 को T1 के टर्म में चाहिए था। अगर आप T1 को वेरिएबल लेके बनाएंगे तो T1 T2 के टर्म में आ जाएगा, तो फिर वहां से भी T2 को फिर से फाइंड कर लेंगे। यानी कि इस बात का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ता, आप क्वाड्रेटिक में T1 को वेरिएबल लीजिए या T2 को वेरिएबल लीजिए, आपका आंसर वही आता। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, टेक अ स्टेप, मूव तो हो जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे हम दिख रहा था 2 पॉइंट है तो स्लोप लेना है, बस हो गया, यहाँ पे आगे सॉल्व करना है। ये सब तो जेई का क्वेश्चन है ही, इसमें क्या बोलना है, ये शायद एडवांस में भी आया था फिर मेन में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नोट कीजिए सर, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग टाइप क्वेश्चन दिया था ना। नहीं, वो तो तुम्हें बता रहा था ना यार, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसको सॉल्व करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, मेन के लिए तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एडवांस के लिए ठीक।
आप खुद ही पहली बार कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा ही, कोई डाउट नहीं है। हो गया क्वेश्चन, आगे करें? हाँ हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कीजिए आप लोग। और होमवर्क है टेंजेंट नॉर्मल का सारा जितना भी है सब कर जाओ। लेवल 1 पहले जेई का कर लो, लेवल 1 कर लो, उसके बाद बाकी जितना करना है सब करो। ओके सर। सर आप थोड़ा सा ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं पेज सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये प्रतीक, आप अगर शेयर करोगे तो मेन का क्वेश्चन और ज्यादा हो जाएगा। यू हैव द न्यू मॉड्यूल, हाँ सर। तो आप ही शेयर कर देना सारा, ठीक है। यहाँ में 54 क्वेश्चन। हाँ हाँ कर देना, कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन तो करना है, पेज करना है। तो आप हाँ बस जेई मेन का और जेई एडवांस का क्वेश्चन शेयर कर देना सारा, ओके सर। फिर मैं वहां पे लिख दूंगा हो ये होमवर्क है। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को पहचानिए, देखिए क्या है। सर मैं टैंजेंट निकाला और उसमें एक्स का मैंने टैंजेंट निकाल लिया मैं, और उसके बाद में एक्स का वैल्यू फाइंड किया, तो एक्स का वैल्यू मेरा 3 आ रहा है और वाई का वैल्यू 4 आ रहा ओके, है। तो ये टैंजेंट -4 नहीं आ रहा? माइनस। अच्छा मैं तो टैंजेंट ले लिया। अच्छा एक सेकंड सर, मैं मेरे को नॉर्मल लेना चाहिए था। ओके सर देखो एक जो सेकंड। इक्वेशन है उसको बेहतर तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली आसान। y dash is equal to 2 by y minus 1। y dash तुरंत मिल गया मेरे को। P is a point on C such that tangent at P has slope 2 by 3। तो इसका स्लोप कितना है? 2 by 3 है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। देखो y4 आ गया। y4 जैसे आप पुट करेंगे इसमें 4 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 9 + 3, 9 + 3 12, 12 by 4, 12 by 4 3, x इज इक्वल टू 3। हाँ सर यही तो मेरा भी है सर, y4 x3। और दूसरा दूसरा एक सेकेंड, थोड़ा ये प्लस माइनस का चक्कर हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू 3 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम y4 रखते हैं तो 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन क्या है? x इज ग्रेटर देन 3/4 एंड y इज इक्वल टू दिस। हम क्या करते हैं ना, y को हम इसमें पुट करते हैं रूट वाले में। तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3। दिस इज 3 इज इक्वल टू 4x - 3। यहाँ भी तो x का वैल्यू 3 ही रखना पड़ेगा, और तो कुछ रख नहीं सकते। सर तो ऑप्शन में x, लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, मतलब एक जगह पे +4 होना चाहिए। हाँ ओके एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 3 तो आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 ही रहेगा x।
हाँ x3 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। y क्या हो सकता है अगर हम y -4 रखें? अच्छा वो पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -4, 3 -4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो एक बार, क्योंकि यार y नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि वो रूट से सम करके आया है, तो y कैन नेवर बी नेगेटिव, y तो -4 हो ही नहीं सकता कभी। और x की वैल्यू भी 3/4 से ज्यादा, वही -3 नहीं हो सकता, यानी दोनों पॉजिटिव होगा। सर एक चीज सर देखिए, वो लास्ट में लिख करके रखा है a point through which the normal at p passes, मतलब वो तो नॉर्मल के लिए पूछ रहा है ना। वही तो यार, तुम क्या उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो, अभी तो y डैश ही निकला है। हाँ सर, तो मैं वही तो हमें वो पॉइंट मिला है, देखो हमें वो पॉइंट मिला है एक x, वही तो, इतना छोटा क्वेश्चन कैसे हो सकता है? इस पॉइंट पे स्लोप 2/3 है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 2/3 है, ठीक है। अब पॉइंट थ्रू विच नॉर्मल एट p पासेस, इस पे नॉर्मल निकालिए पहले, किस पॉइंट पे? 3-4 पे नॉर्मल निकालिए, पॉइंट 3-4 है, यानी कि हमें एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसका पॉइंट किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, और स्लोप कितना है उसका? -3/2 है, जिसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, तो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब ये किस पॉइंट से पास करता है ये आपको फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे x3 लेते हैं तो ये 0 हो गया, और y4 लेते हैं तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 3,4 तो दिख रहा है, इसका नॉर्मल यही होगा, y - y1 m x - x1। तो ये और किसी पॉइंट से पास होता है क्या? अगर मैं इसको चेक करूं 4,-3 पे, तो 4 ये हो गया -3/2, और -3, 4,-3 ये भी नहीं होगा, और 2-3 पे चेक करो, x इज इक्वल टू 2 - 3, तो -3/2 इंटू -1 यानी कि 3/2, 3/2, ठीक है। और किस पे चेक करना था? 3 पे, तो यहाँ भी नहीं हो रहा। 1/7 पे चेक करो, 1/7 पे, तो ये हो गया 1 - 3 यानी कि -4 इंटू 3/2 यानी कि +3, और 7 - 4 यही है 1,7। हाँ सर, 1,7 से पास हो रहा है, यहीं से हम लोग सबको पॉइंट को पुट करके देख सकते हैं और बता सकते हैं। इसमें x पुट करेंगे, y अपने आप दूसरा आ जाएगा, तो आप यहाँ पे x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू -3/2, तो -3/2 इंटू -2 ये हो गया 3, एंड y - 4, तो y इज इक्वल टू 7। तो इस पॉइंट से ये लाइन यानी कि इसका नॉर्मल पास कर, यहीं पे वो भी मिस्टेक जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। और होमवर्क आप मैंने बता ही दिया है, अभी इसको यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हमारा क्लास तो अब नेक्स्ट वीक है। तो ये सारा होमवर्क कर लेना, ढेर सारा डाउट इकट्ठा कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो मोनोटोनिसिटी का भी कर लेना। पहले ये टेंजेंट नॉर्मल के कर लो सारे क्वेश्चन जो अभी व्हाट्सएप पे आएगा, उसके बाद मोनोटोनिसिटी कर लो, कम से कम मोनोटोनिसिटी का मैक्सिमम कर लो, तो बहुत अच्छा होगा। उसमें फिर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कम है मोनोटोनिसिटी में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस छोटी सी बात है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उसमें क्वेश्चन करने के बाद मोनोटोनिसिटी में पकड़ अच्छी बनेगी, और फिर आपका फंक्शन से लेके ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा आपको। तो अभी काम बाकी है, अभी मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएबिलिटी पे भी वर्क करना है, और अच्छे से डीप में जाके, क्योंकि वहां भी टेस्ट हुआ था, उसमें कुछ चीजें वर्क करनी है उसमें। और कभी मैं फंक्शन का टेस्ट ऐसे ही ले सकता हूँ, इसका भी याद रखना आप लोग, कि सर मैं वो तो ऐसे ही सडनली आपको क्वेश्चन दे दूंगा 15-20 क्वेश्चन, और आपको वो करना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। और कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मतलब वो तो है ही सर, फंक्शन का टेस्ट। कॉन्टिन्यूटी का दे चुके हो, लिमिट का दे चुके हो, क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी का दे चुके हो, अब बचा हुआ है सिर्फ फंक्शन, और तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे क्लासमेट का, तो फंक्शन भी ले लेंगे तो पुराना रिवीजन होता रहेगा। सर ITF मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ITF वो फंक्शन में आ जाएगा,
या फिर उसका अलग से बोलो तो अलग से ले लेंगे, अच्छी बात है, उससे पकड़ बनाओ अच्छी, साथ ही ले लेंगे शायद। आईटीएफ का इतना ज्यादा रोल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीएफ से, तो अगर आपका आईटीएफ का पकड़ अच्छा है तो तुरंत आंसर कर सकते हो। तो ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।